उनसे हम हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन्हें मैं मंच पर आवाज देता हूं। डॉक्टर जवार सूरी शेट्टी साहब शिक्षाविद, विचारक, काउंसलर और प्रधानमंत्री जी के सलाहकार तक हैं शिक्षा के मामले में। जोरदार ताली। मैं 99 हूं, ये आज की परिस्थिति है, हो सकता है कल आप आगे निकल जाएं, तो आप अपना मेहनत छोड़े ना और करते रहें और आगे चल के आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आजू बाजू देखकर अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। हाथ खड़े कीजिए जी, अपना नाम बताइए और सीधे पॉइंट पर आइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मांडवी चंद्राकर है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि 12th के बाद हम लोग जब भी अपने करियर के बारे में शुरुआत करते हैं, अपने तैयारी करनी, तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं। तो कुछ मोटिवेट करने वाले होते हैं, कुछ डीमोटिवेट करने वाले होते हैं। सर हमें अपने मोटिवेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए? जोरदार तालियां पहले सवाल के लिए हो जाएं, ये हम सबके लिए जरूरी सुनना। बेटा मुझे जो समझ में आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खोजने चले जाते हैं बाहर ज्ञान को, और अपने अंदर जो है उसको हम बगल में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे घर में यानी बहुत बिल गेट्स मुझे प्रेरित करता होगा, नारायण मूर्ति करते होंगे, लेकिन मेरे घर में एक व्यक्ति है जो अगर मैंने बोला कि आज मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना है, तो आपकी मम्मी 5:30 बजे उठेंगी, 6 बजे आपको उठाएंगी, 6:30 बजे आपको नाश्ता देंगी, और जितनी भी आपकी उम्र है 17-18 साल, कभी उस नाश्ते का टेस्ट कम नहीं हुआ। हो सकता है आपकी मम्मी आपसे कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कि मैं अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ, एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाना चाहती हूँ, वो निश्चय उनको मोटिवेट करता है एक बेहतरीन नाश्ता टाइम पर आपको देने के लिए। ऐसा मोटिवेटर जब आपके घर में है, और हम दुनिया भर में खोजते रहते हैं कि कौन मुझे मोटिवेट कर सकता है, ये एक बार थोड़ा अंदर झांक के देखिए। आपके घर में आपके बहुत सारे ऐसे प्रेरक लोग होंगे, आपके पिता भी होंगे, आपके भाई भी हो सकते हैं। एक तो जब आप खोजते रहते हो ये बिना जाने कि मेरे अंदर क्या है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में आप आ जाओगे जहां हर आदमी अलग अलग चीजें बताता है, और गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से बताता है, लेकिन अलग अलग, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रावधान है जो अब अच्छा है कि आपने गलती कर ली, मान लीजिए आपके माँ बाप ने कहा इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लो और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर आप अपना ग्रेजुएशन बदल सकते हो। यानी गलती हो गई तो फंसो मत, ना साल बर्बाद करो। सेकेंड ईयर आप लैटरली बीकॉम जा सकते हो, बीबी, जो आपको लगता है कि मुझे वो करना चाहिए था, मैं माँ बाप के इसमें या किसी के भी फोर्स में आ गया। ये करेक्टिव मेजर आज की तारीख में अवेलेबल है आप लोगों के पास। इसलिए इन्होंने जो कहा कि आप बेहतर समय में हैं, जो आप करियर किस तरह से चुन सकते हैं, गलतियों को किस तरह से सुधार सकते हैं। बिल्कुल अंतिम बात, बहुत शॉर्ट में, मैं ज्यादा बच्चे डर ना जाएं। डरना तो हम लोगों को है जो हम लोग लगातार पुरानी चीजों को लेकर करें। चलिए, आप लोग अपने सवालों के साथ तैयार हैं तो मेरे सहयोगी आए आपके पास में, हाथ खड़े करें जी, फौरन लेकर जाएं। अपना नाम बताएं बेटा, खड़े हो जाएं अपनी जगह और सीधे सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल, मेरा नाम तमन्ना पशायत है। सर मेरा एक डाउट है कि 12th के पहले तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमारा करियर क्या होने वाला है, कैसे। हम लोग को जो अच्छा लगता है हम लोग वही सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें लगता है कि हम साइंस स्ट्रीम के हैं लेकिन हमें सिविल सर्विस में जाना है, तो अक्सर हम लोग के में प्रेशर होता है कि नहीं, अब तुम्हें बीए में चेंज करना पड़ेगा, बीएससी के साथ साथ सिविल सर्विस नहीं हो सकता। तो सर इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हमें बीए जाना चाहिए कि जो हमने पकड़ा है अपने साथ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम उसी उनका के साथ यही है सर, सिविल सर्विसेज में मैथ साइंस वाले अपने सब्जेक्ट को कैरी ऑन करें या नए सब्जेक्ट लें, प्रचलित सब्जेक्ट लें, जिनका सक्सेस रेशो शायद थोड़ा बेटर है। देखिए, पर्टिकुलरली अगर सिविल सर्विसेज की बात कर रही हैं तो यूजुअली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लेता नहीं है सिविल सर्विसेज देते टाइम। हाँ, तो इसमें ना सर 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बैठ जाओ बेटा, तू खड़े मत रहे। सब्जेक्ट चॉइस एक बहुत बड़ा विषय है, मैं पर्टिकुलरली आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है आप लोगों को एक एक्सरसाइज कराऊं जो आपके अपने माँ बाप और टीचर्स के साथ करना चाहिए। जैसे अजीत सर ने कहा कि समाज में बदलाव आता है तो करियर में बदलाव आता है, ये सिंपल मूड है। तो आप आज एआई है, हो सकता है कुछ डीआई हो, आज नहीं पता हमको। मैं चाहता हूं कि आप 7 साल आगे
परिकल्पना करिए कि समाज में क्या बदलाव आ सकता है। एक दो उदाहरण दूं मैं कि अगर मान लीजिए पानी की कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कमी होगी। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी के स्रोत उतने ही हैं। अगर पानी की कमी होगी तो पानी में करियर्स क्या क्या हो सकते हैं कि मुझे लगता है कि खेत फ्लैट्स के जैसे 10 माले के खेत होंगे आगे चल के, क्योंकि जमीन की भी कमी होगी। और खेत अगर होंगे ऊपर तो एक वाटर इंजीनियर लगेगा जो कि ये बताएगा आपको कि पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए, कितना पानी किस फसल में लगना चाहिए। एक दूसरा वाटर ऑडिटर लगेगा आपको, क्योंकि पानी की कमी है, उसका उपयोग जो है वो कैसे करना है वो बताएगा। दूसरा परिवर्तन जो समाज में हो सकता है वो ये हो सकता है कि महिलाएं जितनी कैरियर्स में हैं वो और बढ़ेंगी संख्या में, हाँ कि नहीं? बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी तो अमूमन हमारे घरों में क्या होता है, लड़की के कमरे में पिंक कलर, ब्लू कलर लड़के के कमरे में, ऑफ वाइट कलर ड्राइंग रूम में होता है। अमूमन मिडिल क्लास में यही होता है। लेकिन जब महिला ऑफिस में जाएगी, इस तरह देखेगी, बोलेगी कंसील्ड लाइटिंग में क्यों घर में ना, क्योंकि सक्षम हो चुकी है वो, मैं कारपेट घर में क्यों ना लगाऊं, इस तरह के सोफे क्यों ना लगाऊं। तो उससे क्या हो गया महिला की सोच में ये आने से कि इंटीरियर डिजाइन, हाँ इस तरह की चीजें ज्यादा काम। अच्छा, महिला घर आई, पति भी घर में आया। अभी क्या है, महिला घर में आया, चाय पिलाओ बोलेंगे, किस मुंह से बोलेगा? दोनों ऑफिस से आएंगे तो। और महिला बोलेगी आज सक्षम हूँ, आज मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं है, तो बोलेगी चलिए वो गोविंदा का गाना है ना, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, वैसी बोलिए आज चलो होटल में खाते। इसका मतलब होटल्स, हॉस्पिटैलिटी आगे चल के अच्छा होगा। और तीसरा, मान लीजिए मेरी मिडिल क्लास में इतना हम नहीं खर्च कर सकते कि होटल जाएं, तो MTR का पनीर बटर मसाला का पैकेट लाए, गर्म पानी में डुबाए, काट के खाएं। इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग एक अच्छा विकल्प। मुझे लगता है सब्जेक्ट चॉइस और करियर चॉइस के पहले इस तरह का अगर एक एक्सरसाइज करें जिसमें 5-7 साल आगे समाज में क्या बदलाव आ सकते हैं, अगर आपने ये परिकल्पना कर ली तो आपके सब करियर चॉइस में आसानी होगी। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि आप ऐसा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के साथ साथ बाकी भविष्य के लिए भी थोड़ा ऑप्शन दे सके। फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। अपने सेशन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। बच्चे आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। करियर से रिलेटेड कोई भी बात, या करियर बनाने में क्या तैयारी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आप पूछना चाहें, अपना हैंड रेस करें। मेरे सहयोगी आपके बीच हैं, आएंगे। तब तक मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं यहां डॉक्टर शेट्टी से। डॉक्टर साहब, सफलता के मंत्र वाले ढेर सारे वीडियो आज यूट्यूब पर हर जगह हैं। आपके मुताबिक सक्सेस के लिए सबसे जरूरी क्या है? कई लोग पैसे को मायना रखते हैं कि सफलता हो सकता ही हो। मुझे लगता है अगर मुझे खुशी मिलती है किसी चीज में तो सफलता है। हाँ, और इसका उदाहरण एक देता हूं मैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी कार्यक्रम में, हम उस समय मुख्यमंत्री थे, वो 2002 की बात है ये, और उस वक्त उन्होंने एक कोई मेरी बात हुई होगी तो उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री कार्यालय में आके मिलिए। तो उस समय मैं जब अंदर घुसा, फरवरी 28 था, वो बजट देख रहे थे, और मैं अंदर घुसा तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले आप उतनी दूर से आए हैं, क्या है आपका प्रोग्राम? तो मैंने बोला गुजरात के हर जिले में हम 500 बच्चों का एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाना चाहते हैं 6वीं से 12वीं तक, और उसमें जो विधा में बच्चे को रुचि है वो विधा में हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कुछ भी हो। बोले ठीक है, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला 50,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग चाहिए। फरवरी 28, कब चाहिए? मई 28। और मैंने फिर एक हल्की बात कह दी। मैंने कहा जिस तरह से सरकारी तंत्र काम करता है, मुझे लगता है कि इस साल मई 28 तक तो नहीं होगा, मुझे लगता है ये कार्यक्रम हम अगले साल से शुरू करते हैं। गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। बोले आप मुझे ये मत बताइए आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, बस इतना ही बताइए। मैं वहां से मुस्कुराते हुए चला गया कि सरकार में एक फाइल घूमने के लिए 3 महीने लग जाता है, मई 28 को कहाँ? मई 28 को मैं वापस गया, आया और अंदर घुसा तो उनके टीवी पर 18 जिलों में 18 50,000 स्क्वायर फीट के बिल्डिंगें दिख रही थी। और मैं बोला ये हो कैसे गया ये? बोले अब अपना काम करिए आप। उसके अगले वर्ष एकलव्य कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक पुरस्कार मिला। लेकिन मैं बाहर निकला ताज्जुब से कि ये बिल्डिंगें तैयार कैसी हो गई 3 महीने में।
और ओएसडी से मैंने पूछा तो ओएसडी ने बताया कि साहब जिस तरह से आपने पूछा उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जीएडी को, फाइनेंस को, पीडब्ल्यूडी को, एजुकेशन को, सबको बुला लिया और फाइल पे दस्तखत वहीं करवा लिया उसी 1 घंटे में, और उसके बाद काम शुरू किया। बोले मई 28 को आपको चाहिए। इस आदमी के सफलता के पीछे का कारण है कि वो चाहता है कि समय पर कोई भी चीज हो, उससे जनता को फायदा हो, ये उसको खुशी देती है, ये सफलता है। इसमें कहीं पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और मैंने उस दिन समझा कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर मैंने उस दिन आंक लिया और उन्होंने उसको चैलेंज ले लिया और फिर कर दिया, इस वजह से वो आदमी सफल है। और मैं इस वजह से यहाँ हूँ क्योंकि मुझे उनके काबिलियत पे मुझे डाउट था। हाँ, तो सफलता के लिए आप लोग पहली बात अपने आप को पहले आंकिए, ठीक से समझिए अपने काबिलियत को, और उसके बाद आगे बढ़िए। और जो चीज आपको खुशी देती है, इसके बारे में शायद डॉक्टर अजीत बेहतर बता पाएंगे, जो चीज आपको खुशी देती है वहां आपकी सफलता छुपी हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी चीज है इस बार, पहले कभी नहीं था, कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन को दोनों साथ साथ कर सकते हैं। 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, सेम यूनिवर्सिटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी तरह से 2 डिग्रियां। यानी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं करिए, साथ में म्यूजिक अगर आपका पैशन है, माँ बाप मना कर रहे हैं तो साथ में चल सकते हैं, दोनों डिग्रियां। मैं यहाँ खत्म करता हूँ सर। डॉक्टर बरबनकर जी, मैं एक सवाल हर दौर में